टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, उम्मीद करता हूं कि जो बजट पेश किया गया उसके जो भी फाइन प्रिंट्स हमारे दर्शकों के लिए जो भी जरूरत है उसको आपने बारीकी से देख लिया होगा। जी जी लक्ष्मण, बिल्कुल। देखिए, आम टैक्स पेयर के लिए तो कुछ खास नहीं आया, लेकिन हम लोगों के लिए और सीए स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 284 पेजेस का फाइनेंस बिल है और साथ ही मेमोरेंडम भी है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आम टैक्स पेयर के लिए सच कुछ खास नहीं है। लेकिन यह है कि आप लोग सीए की पढ़ाई में पढ़ती हैं, सीए बनने के बाद भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। खैर, जो भी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो फाइन प्रिंट्स उसकी चर्चा करेंगे इस शो में। इसलिए आपको बताऊंगा सबसे पहले कि अगले आधे घंटे में टैक्स के कौन कौन से पहलुओं पर हमारी होगी नजर। अगर आप शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं मोटी कमाई तो कितना देना होगा टैक्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली पेंशन स्कीम में राहत, कैसे कम कर सकते हैं टैक्स की देनदारी। और अगर जीएसटी नोटिस से लगता है डर तो हम बताएंगे बेफिक्र रहने का तरीका। सबसे पहले बता दूं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था उसमें वित्त मंत्री ने कई सारे ऐलान किए, लेकिन उसमें से एक ऐलान काफी अहम था जिसका लेना देना राज्य सरकार के कर्मचारियों से है। दरअसल वित्त मंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन स्कीम में 14% तक निवेश करने की छूट दी जाएगी, जो कि टैक्स डिडक्शन की लिमिट के दायरे में रहेगी। इसके क्या है मायने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को किस तरह से फायदा होगा, मैं बताऊं इससे अच्छा है गौरी खुद बताएं। गौरी, बताइए इस ऐलान का क्या मतलब समझा जाए। देखिए लक्ष्मण, अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका 14% तक का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस पे, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ करता था। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो ये 10% तक एग्जेम्प्ट होता था। तो यहाँ पे पैरिटी नहीं थी, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एट पार लाने के लिए उनका भी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है। यानी कि अगर अब वो 14% तक कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, वो जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। इससे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो पाएगा। तो एक अच्छा कदम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और मुझे लगता है ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि है तो आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये फैसला अहम है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी अब पेंशन स्कीम में ज्यादा पैसा लगा पाएंगे, इस लालच में ही सही कि टैक्स की देनदारी हमारी कम हो जाएगी, जो रिटायरमेंट के बाद ये काफी काम आते हैं ये पैसे। तो ये अच्छा कदम है। लेकिन इसमें एक और चीज, केंद्र सरकार को कर दिया, राज्य सरकार के कर्मचारियों को कर दिया, निजी कर्मचारियों क्या है मामला, उसमें कोई बदलाव नहीं? नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका अभी भी 10% ही है, उस पर कोई चेंज किया नहीं गया है। और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ समय तक इसमें बदलाव होगा भी। अगर करना होता तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ प्राइवेट को भी कर दिया होता इंक्लूड। नहीं किया है, इसका मतलब जानबूझ के प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को इसके बाहर रखा गया है, उनका अभी भी 10% ही है। ओह, इसका मतलब हम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है ये तो जब कर्मचारी तो कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, नौकरी तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि सोशल सिक्योरिटी मिले और पेंशन में ज़्यादा पैसा लगाएं तो हमें उसका फायदा मिले। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले लक्ष्मण, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको थोड़े से बेनिफिट्स एम्प्लॉयर शायद दे देता है, इस वजह से उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए इतना नहीं सोचते और उनकी सैलरीज भी शायद थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं, बट ऐसा माना जाता है। तो शायद ये इसी धारणा की वजह से ये छूट ना दे रही हो, लेकिन ये धारणा का सच्चाई जब पता चलेगा तो हो सकता है कि सरकार फिर से सुने और आने वाले दिनों में शायद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह, राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ये राहत दे। लेकिन फिलहाल ये निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी अगर आप हैं तो खुश हो जाइए, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है और आप चाहें तो ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं पेंशन स्कीम में और 14% तक डालेंगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला फोन हमारे पास आया पुणे से, सतीश मराठे साहब का। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते लक्ष्मण जी, और नमस्ते, गौरी नमस्ते। जी को भी मेरा प्रणाम। आप लोग सीनियर सिटीजन और टैक्स पेयर की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।
एक से एक हमें अच्छी आपसे ये मिल रही है। अच्छा, तो मेरा सवाल ऐसा है कि मैं जी। तो एक सीनियर सिटीजन हूँ और ये जब से कोरोना चालू हुआ है ना, तो मेरे को थोड़ा सा एक टाइप की बीमारी लग गई है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। ओहो। तो मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या होता है, टाइम पासिंग तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे 2-3 लाख का टर्नओवर एक दिन हुआ और प्रॉफिट जीरो या लॉस भी होता है कभी कभी। तो मेरा सवाल ये है कि ये इंट्राडे का टर्नओवर कैसा कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा ये कि 6% का इसमें कुछ भी ये है रूल है, तो वो क्या है? अब ये टाइम पासिंग कहीं हमको महंगा नहीं पड़ना चाहिए ना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टर्नओवर होता है इंट्राडे के लिए, वो बेसिकली आपका कैलकुलेट होता है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखा जाता है, जिसमें अगर आपने जैसे 100 रुपए का ट्रेड खरीदा, 120 में बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वहीं आपने 120 का खरीद के 100 का बेचा तो 20 रुपए का लॉस हुआ, तो टोटल 20 प्लस 20 किया जाएगा और 40 माना जाएगा। लेकिन ये जो टर्नओवर होता है ये आपका माना जाता है देखने के लिए कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं। ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मेरा मानना ये है कि ये टर्नओवर सिर्फ ऑडिट देखने के लिए है, और जो एक्चुअल टर्नओवर है जो आप बिजनेस में अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, वो जो एक्चुअल आपकी सेल होती है आप उसको टर्नओवर मानेंगे। अब आपने बात पूछी कि ये 6% का क्या मतलब है, तो देखिए 6% होता है प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाती है, जिसमें क्योंकि आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सारी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको ये बोल दिया गया है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करें और 6% पे अपना प्रॉफिट दिखा दें और उस पर आप टैक्स चुका दें। अब आपको देखना ये है कि अगर तो आपको एक्चुअल में लॉस हो रहा है और या आपको 6% से कम का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप इस 6% पे प्रिजम्पटिव में दिखाएंगे तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर ये आपका लॉस बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मेरे हिसाब से 6% पे दिखाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में भी बहुत इशू होगा, और उसमें आप जिससे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराएंगे उनकी कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, आपको बहुत एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वे करना पड़ेगा क्या बेटर है, 6% पे दिखाना या एक्चुअल दिखाना। एक्चुअल दिखाएंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, 6% पे दिखाएंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होगी। और हाँ, जो मैंने आपको कैलकुलेशन की बताई, फॉर्मूला बताया, उसके बेसिस पे देखिए कि आपको ऑडिट कराना है कि नहीं। इसमें एक बात जो आपने सबसे शुरू में कहा गौरी, कि मान लिया आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की, उसमें मान लिया 2000 रुपये का फ़ायदा हो गया किसी ट्रेड में आपको, और उस सेम डे या फिर उसी फाइनेंशियल में जो भी कहें, उस किसी में आपको 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तो कुल मिलाकर फ़ायदा आपको 1000 का हुआ, 2000 में से 1000 घटा दें, तो टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी? 1000 पे बनेगी कि नहीं, दोनों मिल के बनेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये अब आप इसमें जब पहले तो आप ऑडिट देखने के लिए जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप 2000 प्लस 1000 करेंगे, आपका जो टर्नओवर है वो 3000 होगा। और वहीं अगर आप एक्चुअल देखते हैं, जो आप अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, तो आपको 1000 ही देना है, यानी कि 2000 माइनस 1000, तो 1000 पे ही आपको टैक्स देना है। और अगर आप प्रिजम्पटिव में जाते हैं तो जो आपका सेल वैल्यू है उसका 6% मिनिमम आपको टैक्स देना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सतीश जी के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और फिर भी कोई उलझन रही हो तो आप हमें लिखिए, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं गाजियाबाद से। ईमेल के जरिए सवाल आया शिवेंद्र रावत जी का। दरअसल ये कहते हैं कि कतर में 15 साल काम करने के बाद 2020 में ये भारत लौट आए हैं, और उसके बाद इनका कहना यह है कि टैक्स कानूनों के मुताबिक वो अपना RNOR स्टेटस 3 साल तक रख सकते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या अगले 2 वर्षों के लिए अपने बैंक में NRE खाता रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर नहीं तो क्या उन्हें अपने बैंक को इसे बचत खाते में बदलने के लिए कहना चाहिए? और एक और सवाल यह है कि क्या RNOR स्टेटस के साथ भी FD इंटरेस्ट टैक्सेबल है? ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों को आते हैं जो बाहर काम करके आते हैं, बाहर की कमाई करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इंडिया वापस आ जाते हैं, NRI स्टेटस आपका हट जाता है, तो आपको इमिजिएटली विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, क्योंकि जो फेमा में लिखा है वो विद इन अ पीरियड ऑफ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम लिखा है, तो आपको उसमें बैंक को इन्फॉर्म करना होता है कि अब आप NRI नहीं हैं और आपको ये जो NRE NRO अकाउंट है इसको बंद करवाना होता है, और नॉर्मल जो आपका रेजिडेंट अकाउंट होता है वो आपको खुलवाना होता है। तो आप जैसे ही वापस आएँ आप बैंक में जाइए और इसको आप बदलवा लीजिए। दूसरा आपने पूछा कि आपको जो FD से इंटरेस्ट आ रहा है,
वो टैक्सेबल है कि नहीं। तो देखिए जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपका इंडिया में ही अक्रू हो रहा है, इंडिया में ही अराइज हो रहा है, तो और इंडिया में ही रिसीव भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो देना होगा। और जब तक आप नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तब तक आपको जो विदेशी इनकम है, यानी कि अगर किसी और कंट्री से आपको कोई इनकम हो रही है तो वो आपको इंडिया में चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जब आप टोटली रेजिडेंट बन जाते हैं तो अगर आपको किसी और कंट्री से भी कोई इनकम हो रही है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि खेती से होने वाली कमाई का कैसे समझदारी से करें निवेश ताकि ना बने टैक्स की देनदारी। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल लेते हैं मोहित ग्रोवर साहब का, जो कि दिल्ली से हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब कुछ अच्छा सकुशल हैं और आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। बताएं कहाँ फंसे हुए हैं, क्या उलझन है टैक्स को लेकर? एक छोटा सा सवाल है। मैं सैलरीड हूँ और मेरा फिस्कल ईयर 1920 के लिए मैंने रिटर्न फाइल किया था। फॉर्म 26 में ज्यादा टीडीएस था और मेरा रिफंड बनता था, बट जो मेरी रिटर्न फाइल हुई है उसमें टीडीएस कम दिखा के मेरा कोई रिफंड नहीं बना है। अच्छा। एंड दिस इज ड्यूरिंग जब पोर्टल में परेशानी चल रही थी लास्ट ईयर। समझ गया मैं। बट आई रेज्ड ग्रीवियंसेस बट मल्टीपल टाइम्स, बट उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो क्या कर सकते हैं गौरी? आपको कोई नोटिस आया है जिसमें आपको कोई नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि आपका टीडीएस जो है वो कम क्लेम किया गया है, कम अकाउंट फॉर किया गया है? नहीं, ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया। आपको कैसे पता लगा कि आपका टीडीएस उन्होंने, आपका बेसिकली टोटली रिफंड ही नहीं आया? करेक्ट करेगा। फाइनल एक रिटर्न का जैसे एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद जो नोटिस नॉर्मल आता है वो आए। नहीं, उस नोटिस में क्या लिखा था? उस नोटिस में यही मेंशन था कि रिटर्न आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। ठीक है, वो इंटीमेशन हो गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, दोनों चीज़ें बता देती हूँ। तो पहले तो अगर आपका जो रिफंड बनता है वो एक्चुअल उतना ही बनता है और आपको वो रिफंड चाहिए, तो ग्रीवियंस खाली फाइल करने से कुछ नहीं होगा। पहले आप NSDL की वेबसाइट पे जाके देखिए रिफंड का स्टेटस क्या है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि रीज़न क्या है जिस वजह से आपको अभी तक रिफंड आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। उसके बाद आप पोर्टल पे जाइए और रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालिए। वो रिक्वेस्ट डालनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो आपका रिफंड है, अगर वो पहले आया होगा और आप कह रहे हैं पोर्टल माइग्रेशन के टाइम पे हुआ था, तो हो सकता है कोई इशू हुआ है और वो आपको ना मिल पाया हो, तो आप री इशू की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो री इशू कर देंगे। उसके बाद आप ग्रीवियंस रजिस्टर कीजिए जब आप री इशू की रिक्वेस्ट डाल देंगे, और उसमें मेंशन कीजिए कि आपने री इशू की रिक्वेस्ट डाली है। अगर उसके बाद भी रिफंड नहीं आता तो आपका जो कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर है जो डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, वार्ड आपको आपके पोर्टल से मिल जाएगा, उनसे जाके आप एक बार मिलिए, उनको लेटर दीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका रिफंड जो है वो जल्दी रिलीज कर दें। अगर मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपका रिफंड उन्होंने एडजस्ट कर लिया, टीडीएस आपका उन्होंने कम माना है, कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि 26 ईयर्स की फिगर्स वो उठाता ही नहीं है डिपार्टमेंट, तो उस केस में रिफंड एडजस्ट कर लेते हैं, रिफंड या तो कम आता है या डिमांड बना देते हैं, तो उस केस में आपको एक नोटिस आएगा ये बताने के लिए कि ऐसा किया गया है और ऐसा आपकी डिमांड बनती है। तो उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आप इस डिमांड से अग्री नहीं करते और साथ में अपना 26 ईयर्स अटैच कर दीजिए कि ये 26 ईयर्स में फिगर्स हैं और ये आपको डिपार्टमेंट को कंसिडर करनी है और इस हिसाब से आपका इतना रिफंड बनता है, तो आपका रिफंड आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा और हम लोग फिर इनकम टैक्स विभाग तक ये मामला पहुंचाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी समस्या दूर हो जाए। लेकिन जो तरीका बताया गौरी ने, उस हिसाब से पहले उसको प्रक्रिया को अपनाइए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं बेंगलुरु से शशिकांत कुलकर्णी साहब। शशिकांत जी बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गौरी जी। जी मैं बेंगलुरु से शशिकांत कुलकर्णी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मुझे एग्रीकल्चर लैंड बेचने से
दिसंबर 21 में 12 लाख का इनकम हुआ है। क्या मैं इन पैसों को बैंक एफडी में या पोस्ट ठीक है। ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? और इससे मैं आईटीआर में कौन सा भरना पड़ेगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, आपको देखना ये है कि वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं। क्योंकि आप एग्रीकल्चरल लैंड बोल रहे हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये एग्रीकल्चरल लैंड है। अब जब आप एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। तो यानी कि जब आप उस लैंड को बेचते हैं तो आपके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, आपको जितना प्रॉफिट होता है वो सारा टैक्स फ्री होता है। जिस तरह से एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है, उसी तरह से एग्रीकल्चरल लैंड को जब आप बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो अब क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स फ्री है, तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको यहाँ लगाइए, ऐसे रखिए, वैसे रखिए। ये पैसा आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एफडी भी कर सकते हैं और आप इसको किसी भी और इनकम टैक्स सेविंग किसी भी और उसमें डाल सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और रिटर्न में दिखाने का इसमें एक कॉलम होता है कैपिटल गेन्स का, उसमें अलग से आ रहा होता है कि ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड से सेल हुई है। तो आप उसमें बस रिपोर्ट कर दीजिए कि आपको ये इनकम हुई है और टैक्स देने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, उम्मीद करते हैं शशिकांत जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अभी हमारे पास कई सारे कॉलर हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम बातचीत करेंगे जीएसटी को लेकर के। और हमारे साथ बनी हुई है हमारी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, जीएसटी को लेकर कई सारे सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जीएसटी के नोटिस से कारोबारी बड़े परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर नोटिस आ जाना, चाहे रिटर्न का मामला हो या फिर रिफंड का मामला हो। तो अगर मोटी भाषा में कहें तो इस जीएसटी नोटिस का जो डर है, इसको कैसे टाला जा सकता है? जी लक्ष्मण, जीएसटी में नोटिसेस अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं। हालांकि आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कभी नोटिस आए ही नहीं या बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन हाँ, आप उसका जो चांसेस हैं आने के उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपनी रिटर्न को आप टाइमली भरिए। अगर आप अपनी रिटर्न टाइमली नहीं भरते हैं तो एक नोटिस डिपार्टमेंट की ओर से आता है कि आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की है। हालांकि आजकल तो डिपार्टमेंट एसएमएस के जरिए भी सबको बताता है कि टाइम आ गया है, ड्यू डेट आ गई है रिटर्न भरने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो टाइमली रिटर्न नहीं भरते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है इनपुट। अगर आप अपना इनपुट ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं या ऐसा इनपुट क्लेम कर रहे हैं जो आपके टू बी में नहीं आ रहा है, तो आपको नोटिस आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने टू बी पे। जितना क्रेडिट आपका टू बी में अवेलेबल है उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपको नोटिस आएगा। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अगर आपका टीडीएस टीसीएस है, तो यानी कि जैसे आप फ्लिपकार्ट पे सामान बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, या आप किसी ऐसे ई कॉमर्स एग्रीगेटर के साथ डील कर रहे हैं, तो वो टीडीएस टीसीएस उसमें आपका आता है। अगर उन्होंने जो टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया है और वो आपका ज़्यादा है और आप सेल कम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा, क्योंकि इस केस में मिसमैच आएगा सेल्स का, कि आपने एक्चुअल में सेल्स ज़्यादा की हैं जो आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू शायद की होंगी, और आपने जो सेल दिखाई है वो कम दिखाई है। तो इस केस में आपको नोटिस मुझे लगता है कि आएगा। नोटिस आने के कई सारे पहलू हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात आपने डरा दिया गौरी, ये कह के कि नोटिस नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। नोटिस तो आएगा ही कभी ना कभी, लेकिन नोटिस को आप टाल सकते हैं। और जो तरीका बताया आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक उन तरीकों का पालन करेंगे। फिर भी नोटिस आए तो घबराना नहीं है। नोटिस मतलब ये नहीं कि आपके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। कुछ जानकारी पूछने के लिए, कुछ जानकारी अगर आप अपनी रिटर्न बिल्कुल ठीक से भरते जाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपको नोटिस कभी भी ना आए। नहीं भी है, तो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक से करिएगा तो नोटिस नहीं आएगा। नोटिस आ भी जाए तो चिंता नहीं करना, हम लोग बैठे हो, बताइएगा, हम लोग उसका उपाय बताएंगे। हमारे टैक्स एक्सपर्ट बैठी हुई हैं जो आपका उस नोटिस का जवाब देने के तरीके भी बताएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं लखनऊ, जहाँ से अमरदीप सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरदीप जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? मेरा ये काम है रोड मार्किंग का, पेंटिंग अलग अलग स्टेट्स में मैं काम करता हूँ। ठीक है। जो कि ये नेशनल हाईवे के काम होते हैं। मेरा परमानेंट ऑफिस यहाँ पे लखनऊ में है
अभी तक मैं जैसे काम करता हूँ वो है कि मैं अपना वहाँ पे जैसे तेलंगाना में मैं गया, मैं वहाँ पे मैंने वहाँ का लोकल जीएसटी, वहाँ पे एक ऑफिस को रेंट करके वहाँ का लोकल जीएसटी लेता हूँ और अपनी मशीनरी को फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू तेलंगाना ट्रांसफर करता हूँ अंडर द नोटिफिकेशन 21/2017 GST which is dated सवाल क्या है आपके पास? तो मेरा ये सवाल है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, क्या ये जरूरी है कि वो वहाँ का लोकल जीएसटी ले? क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ का लोकल जीएसटी ना लें और हम फिर भी काम कर सकें और अपनी मशीनिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर करें विदाउट पेइंग जीएसटी? और या हमारे को मशीनरी ट्रांसफर करने के लिए, मशीनरी और गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए जीएसटी या लेना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना ठीक। होगा? गौरी क्या कहेंगे इनको, क्या सुझाव होगा आपका? जी देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस स्टेट में भी आप जा रहे हैं काम करने आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर लेना पड़े। पहले एक जगह रेंट पे लें, फिर जीएसटी नंबर लें और फिर अपनी मशीनरी को भेजें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पे कुछ एडवांस रूलिंग्स भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप मशीनरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप इस पे जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप इसको डिलीवरी चालान पे ट्रांसफ़र करें। आपको जब ई-वे बिल बनाना होगा तो ई-वे बिल पे आप सप्लाई ना चूज़ करें और आप इसको ट्रांसफ़र करें। और जीएसटी नंबर दूसरे स्टेट में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडवांस रूलिंग्स हैं इस पे और ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र करते हैं डिलीवरी चालान पे और फिर काम करते हैं। चलिए, तो अमरदीप साहब उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। सभी सवालों का जवाब देने के लिए गौरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।